बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 26 डैक्सिस। डैक्सिस का पार्ट 1 हम प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप पहले जाके वो वीडियो वॉच करें। और अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्कोर्स डैक्सिस। डिस्कोर्स टैक्सेस को टैक्स टैक्सेस भी कहा जाता है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने नोट कर लेना है। और डिस्कोर्स टैक्सेस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रेफरेंस बना रहे होते हैं किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, जो उस स्टेटमेंट से पहले बात हो रही थी या उस स्टेटमेंट में जो बात हो रही है या उस स्टेटमेंट के उस अटरेंस के बाद जो बात हो रही है, यानी कि पॉइंट टू द करंट प्रीसीडिंग और फॉलोइंग अटरेंस। अब देखें एग्जाम्पल में, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट पैराग्राफ, दिस लाइन, तो इस तरह। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहे होते हैं अटरेंस के दरमियान और जो प्रायर डिस्कोर्स है उसके दरमियान, जैसे कि स्टिल, हाउएवर, एनीवे, वेल, बिसाइड्स, एक्चुअली, ऑल इन, ऑल, सो, आफ्टर ऑल। तो ये वाले एमसीक्यूज में भी वर्ड्स पूछे जा सकते हैं और ये एज अ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसे कौन से वर्ड हैं जो कि रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं अटरेंस के दरमियान और प्रायर डिस्कोर्स के दरमियान। तो आपने ये वर्ड्स वहाँ पे लिख देने हैं। अब यहाँ पे लेविंसन और लैंड्स, फिल्मोर और डेसल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताया गया है। लेविंसन का ये कहना है कि जो a major function of utterance initial usage of these words is to indicate that there is relation between the utterance that contains them and some portion of the major discourse, prior discourse। अब ये utterance और prior discourse के दरमियान relationship की बात कर रहे हैं लेविंसन। According to Lands, Fillmore, Deisel, discourse taxes can be said to refer to proposition। इनका ये concept था कि जो discourse taxes है वो proposition को refer करने के लिए use होते हैं। तो ये वाला आपसे statement देख के वो पूछ सकते हैं कि ये किसका point of view था। Taxes, डिस्कोर्स डैक्सिस कैन बी सेड टू रेफर टू प्रोपोजिशन। तो ये सारे जो यहाँ पे नेम दिए गए हैं लिंग्विस्ट्स के, डेसल, फिल्मोर, लेसन, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। आगे हमारे पास है डायक्टिक रेफरेंस। डायक्टिक रेफरेंस इज द यूज ऑफ gesture or other means of pointing to specify an ambiguous utterance, for instance pointing at a place in a map and saying here। This property of language is called indexuality and the lexical items that encode context in the way are called didactics। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो डायक्टिक रेफरेंस होता है वो जेस्चर का यूज़ या कोई भी और कोई भी और ज़रिया, कोई भी और तरीका यूज़ करना, जो एम्बिगियस अटरेंस होती हैं उनको समझाने के लिए, उनकी तरफ इशारा करने के लिए। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक मैप के अंदर किसी स्पेसिफिक प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रेफ़र करने के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं हेयर। तो ये एग्जांपल है। और लैंग्वेज की ये वाली जो क्वालिटी है चीज़ों को रेफ़र करने की डायक्टिक रेफरेंस के ज़रिए, इसको कहते हैं इंडेक्सुअलिटी। और जो लिंग्विस्टिक आइटम्स यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा है हेयर, देयर, दैट, तो ये जो लिंग्विस्टिक आइटम यूज़ हो रहे होते हैं इनको कहते हैं डायक्टिक। आगे यहाँ पे उन्होंने इसी को डिटेल से डिस्कस करने के लिए इसकी एग्जांपल दी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। आगे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायक्टिक सेंटर। डायक्टिक सेंटर में आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ। अब कोई भी बंदा जब हम कह रहे होते हैं दिस चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ या दैट डे, किसी स्पेसिफिक डे की बात कर, किसी स्पेसिफिक मोमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो जो बात करने वाला बंदा होता है, जो स्पीकर होता है, उस दैट मोमेंट, दैट चैप्टर या दैट टाइम जब वो कह रहा होता है तो उसके माइंड में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक मोमेंट होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, यानी उस एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है जो स्पीकर के माइंड में होता है, जहाँ से वो यानी ओरिजिन ऑफ डायक्टिक आप कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं डायक्टिक सेंटर, यानी यहाँ से डायक्टिक जो है वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। Didactic center is when we hear a didactic, we typically make a number of assumptions about the context. For instance, when we hear an utterance like the post box is on the left, we have to decide whether the post box is on the left in relation to the speaker or to the hearer। अच्छा, तो अब अगर हमें कोई ऐसा जुमला सुनने को मिलता है दैट प्लेस या बिहाइंड द ट्री, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ऑन द लेफ्ट,
तो हमारे माइंड में डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस आ रही होती हैं, हम उससे अजम्पशंस अपने माइंड में बना रहे होते हैं कि वो जो स्पीकर है उसके लेफ़्ट साइड पे है या जो हेयर है उसके लेफ़्ट साइड पे है। Sometimes the context itself is sufficient to prompt the addressee to draw the inferences that their location rather than the speaker location in the didactic center। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि हम उसमें एड्रेसी की लोकेशन देख रहे होते हैं, स्पीकर की लोकेशन को नहीं देख रहे होते डायरेक्टिक सेंटर के अंदर। आगे है द लिमिट्स ऑफ इंटेक्चुअलिटी, फिक्सनेस ऑफ डायरेक्टिक सेंटर। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, poses a particular problem when we want to quote what other have said to us. Imagine my son says to my daughter, why don't you want to come to the park with me? अब इससे हम जो हेयर है वो जो हम हैं वो कितने टाइप की इन्फ्लुएंसेस बना सकते हैं। When she reports his utterance to me, she has a choice of several ways to represent this didactic property. Eddie said, why don't you want to come to the park with me? Eddie asked why didn't want to come to the park with him. Eddie complained that I didn't want to go to the park with him. अब ये यहाँ पे एक में पूछा जा रहा है, एक में बताया जा रहा है और एक में कंप्लेन की जा रही है। तीनों तरह की इन्फ्लुएंसेस हमारे माइंड में आती हैं। In the didactic center is partially projected from Eddie's original perspective. She encodes this projection in her views of I and him and didn't boil the retention to come still faithful to the didactic center of Eddie's utterance. Reported speech like in is important evidence of the existence of an unmarked didactic center, which as 1 and 4 show that the speaker of perspective even when the speaker is representing the speech of another person। यानी कि 1 और 4 वाली यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें जो स्पीकर का पर्सपेक्टिव है हम वो देखेंगे। हालांकि स्पीकर जो है वो किसी और बंदे की बात को इनकोड कर रहा है, किसी और बंदे की बात को बयान कर रहा है, लेकिन हम स्पीकर का पर्सपेक्टिव देखेंगे। This identification of this fixed center reveals an important pragmatic principle. We are able to assume shared knowledge and to foreground what is new in each particular utterance, that what is new appears as a kind of figure in relation to the ground because of the role of assumed knowledge in determining reference। क्योंकि हमने reference को determine करने के लिए assumptions का use किया था। Didactic reference are typically denotations with limited descriptive power। Thus, the pronoun you and me and us are semantically empty tokens in the sense that they lack descriptive power that the names of the people they refer to have। तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रोनाउंस है you and me and us, तो ये semantically empty tokens हैं कि ये किसी यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पीपल के नेम नहीं आइडेंटिफाई कर रही, उनको नहीं रेफर कर रही। आगे रेजिंग प्रैग्मेटिक अवेयरनेस। In order to understand the relation of language to its point of origin, let's practice this activity। यहाँ पे बस एक सिंपल सी एक्टिविटी बताई हुई है कि आप एक स्मॉल ग्रुप हो पीपल का, एटलीस्ट उसमें एक ग्रुप में एक बंदा होना ज़रूरी है और उसको एक अटरेंस दी जाए, उसके पास लैंग्वेज का नॉलेज हो इंग्लिश के अलावा, और उसके कोई भी अटरेंस दी जाए और उसे कहा जाए कि इस अटरेंस को और लैंग्वेज में डिस्क्राइब करो एंड देन ट्रांसलेट करो और देन उसमें जो डिफरेंस उसको मुश्किलात पेश आ रही हों, जो डिफरेंसेस हों वो उसको एक्सप्लेन करें। और आगे उन्होंने ये बताया है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की वो किस तरह की टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, उनसे भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप अनफेमिलियर ग्रुप्स के साथ गैदरिंग्स में भी ये वाली एक्टिविटी कर सकते हैं और किस तरह से वो यूज़ करते हैं दिस एंड दैट टर्म्स का टू इनकोड साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। तो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है, ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।